हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट थर्ड के बारे में। पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। आज हम फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 13 देखने वाले हैं। आर्टिकल 13 विधि शब्द के बारे में व्याख्या करता है। इसके अंदर विधि शब्द की व्याख्या दी गई है कि विधि किस चीज़ को माना जाएगा, किन किन चीज़ों को माना जाएगा। इससे पहले हम आर्टिकल 12 करा चुके हैं। आर्टिकल 12 और 13 दोनों ही संविधान के बेसिक चीज़ों को बताते हैं। बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं फंडामेंटल राइट्स को लेके, तो बेस को ये डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं कि किस तरह से इन आर्टिकल्स को आगे ले जाया जाएगा। हमारे मौलिक अधिकार में ये जो आर्टिकल है 12 से लेके 13 और उसके 32 के बाद जो भी 35 तक आर्टिकल हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। वो IAS PCS के अंदर उन्हीं आर्टिकल्स से ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, बेस की बात करते हैं। बाकी जो आर्टिकल हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत टफ एग्जाम्स में, बड़े बड़े एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं क्योंकि इन्हीं को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है, बहुत आराम से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसके बाद जो भी चीज़ें आने वाली होती हैं वो इनके ऊपर बेस्ड रहती हैं, इसके बाद वो अच्छे से समझ में आती हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा जो कि अपर लेवल के एग्जाम्स देते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत या न्यून करने वाली विधियों की बात करता है। तो अब इसमें विधि शब्द का यूज किया गया है। अब विधि शब्द क्या है इसके बारे में भी व्याख्या करेंगे। तो देख लेंगे आर्टिकल 13 में 4 क्लॉज हैं, क्लॉज 1, 2, 3 और 4। 4 को 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। पहले ये हमारे मूल अधिकारों में नहीं था, 3 तक थे। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट है कि ऐसी विधियां जो हमारे संविधान के लागू होने से पहले ही अस्तित्व में थी, तो ऐसी विधियां लागू होने के बाद, अगर हमारा संविधान लागू होने के बाद अगर वो इस भाग 3 को, जो भी इसमें आर्टिकल्स दे रखे हैं, जो भी प्रावधान दे रखे हैं, वो पहले वाली विधियां इसमें जो भी प्रावधान हैं उनको कम करती हैं या उनसे असंगत हैं, वो अलग हैं, तो ऐसी विधियां शून्य मानी जाएंगी। संविधान से पूर्व जो भी संविधान बनने से पूर्व हमारे देश में जो भी लागू थी चीजें, वो अगर इस भाग 3 में जो भी विधियां दी गई हैं, जो भी कानून बनाए गए हैं, अगर उनको छीनती हैं या कम करती हैं तो ऐसी विधियों को शून्य माना जाएगा, मतलब निरस्त माना जाएगा। पहले से चली आ रही विधियां इस भाग के अधिकारों को छीन नहीं सकती या कम नहीं कर सकती। यह है क्लॉज 1 के 1 में। क्लॉज 1 के अंदर इस बात की व्याख्या की गई है। क्लॉज 2 क्या कहता है? राज्य, इसके अंदर राज्य शब्द को रखा गया है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए अधिकारों को कम करती है। जो भी वर्णित अधिकार है हमारे इसमें भाग 3 में, हमारे संविधान का भाग 3 जो है फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। इसके बारे में कहा गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि या कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए अधिकारों को कम करती है, जो भाग 3 में दिए गए अधिकारों को कम करती है। आगे अब विधि के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी चीजों को, किन किन चीजों को हम विधि कहेंगे, विधि क्या होती है। तो विधि के बारे में मैंने यहां दे रखा है। विधि 4 प्रकार की विधियों की बात की गई है हमारे इस आर्टिकल के अंदर। 4 प्रकार की विधि। नंबर 1 है स्थायी विधि। स्थायी विधि कौन बनाता है? संसद
और राज्य विधानसभा, राज्य विधानमंडल, ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जो कि विधि का निर्माण करती हैं, एक पूरे भारत के लिए सेंटर में और एक राज्यों के लिए। राज्यों में राज्य विधानसभाएं होती हैं, विधानमंडल होते हैं, और पूरे देश में एक संसद होती है जो कि कानूनों का निर्माण करती है। अगर ये ऐसे कानून बनाए जो कि हमारे जो अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में, तो अगर ऐसे कानून बन जाते हैं जो कि हमारे अधिकारों को कम करते हैं, नष्ट करते हैं, तो ऐसी विधियों को निरस्त माना जाएगा या शून्य माना जाएगा इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो इसकी समीक्षा करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास है। ये दो अधिकार, इन दोनों को ये अधिकार दिए गए हैं कि राज्य या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाए तो उसको समीक्षा करने का जो अधिकार दिया गया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है जो कि हमारे अधिकारों की रक्षा करता है आर्टिकल 32 के तहत। और यहीं पर हाई कोर्ट को 226 के तहत संवैधानिक समीक्षा करने का अधिकार दिया गया है अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों पर आक्रमण करता है, उनको कम करने की कोशिश करता है। तो ये दोनों अधिकार उनको दिए गए हैं आर्टिकल 32 और 226 के द्वारा। आगे विधि, स्थायी विधियां ये बना सकते हैं। अस्थायी विधियां कौन सी होती हैं? अस्थायी विधियां होती हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश। जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं वो अस्थायी विधियां होती हैं। कुछ लिमिटेड टाइम के लिए कुछ कानूनों को इम्प्लाई कर दिया जाता है, उनको लागू कर दिया जाता है। तो ऐसी विधियों को अस्थायी विधियां कहा जाता है। ये परमानेंट विधियां नहीं होती। ये किसी काम को या किसी कानून को थोड़ा लागू कर देते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद जो काम हो जाता है उनको ख़त्म कर दिया जाता है। उनकी एक टाइम लिमिट होती है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो अध्यादेश होते हैं वो एक अस्थायी विधियां होती हैं। अब बात करते हैं अगली, प्रत्यायोजित विधान या कार्यपालिका विधान। कार्यपालिका जो विधान होते हैं उसमें नियम, अध्यादेश, अधिसूचना, ये सभी विधान आ जाते हैं। अब जैसे कि हम कोरोना को लेकर देखते हैं तो वो जो कानून बनाए जा रहे हैं, अभी कानून नहीं, एक तरह से जो नियम बनाए जा रहे हैं कि आप सभी मास्क लगाएंगे, सभी मैंडेटरी है, तो ये कोई कानून नहीं है, ये प्रत्यायोजित विधान है जो कि कार्यपालिका बना रही है। ऐसे कुछ कानून या एक तरह से नियम बना रही है कि आपको ऐसा करना है ताकि चीज़ों से बचे रहो, बीमारियों से बचे रहो, मरने से बचे रहो। तो ये नियम बनाने का अधिकार जो है कार्यपालिका को होता है लोगों की भलाई के लिए। तो ऐसे कानून भी कोशिश की जाती है कि हमारे मौलिक अधिकारों को ज़्यादा ना रोका जाए, मतलब मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। क्योंकि क्या होता है, कई बार सरकारें अपना काम चलाने के लिए लोगों के अधिकारों को ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। तो इस बात की जो व्याख्या करने का जो पावर दे रखी है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दे रखी है कि इस तरह का कोई काम ना हो जिससे कि लोगों के मौलिक अधिकारों को कम किया जा सके या उनको ख़त्म किया जा सके। हाँ, भलाई के लिए, सार्वजनिक भलाई के लिए बहुत सारी चीज़ों को किया जा सकता है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए कि मौलिक अधिकार ख़त्म नहीं होने चाहिए या वो कम नहीं होने चाहिए। ये काम न्यायपालिका का है देखने का। आगे, विधि के गैर विधायी स्रोत। विधि के गैर विधायी स्रोत कौन से होते हैं? रूढ़ियाँ, जो विधि का बल रखती हैं, रूढ़ी या प्रथा, ऐसे रीति रिवाज जो दिखाई तो नहीं देते लेकिन वो चले आ रहे हैं लंबे समय तक। अगर ऐसी रूढ़ी और प्रथाएं और रीति रिवाज हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को कम करते हैं तो ऐसी रूढ़ी
और प्रथा और रीति रिवाजों को भी शून्य माना जाएगा। ये हमारे आर्टिकल 13 में कहा गया है कि कोई भी रीति रिवाज या प्रथा या रूढ़िवादी जो भी प्रथाएं हैं वो अगर हमारे संविधान में दिए गए अधिकारों को कम करती हैं तो ऐसी रूढ़िवादी जो भी प्रथाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको निरस्त माना जाएगा या ख़त्म माना जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हमारे आर्टिकल 13 में दी गई हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 4 के बारे में। क्लॉज 4 क्या कहता है कि जो भी हमारे संविधान में संशोधन की जो पावर आर्टिकल 368 में दी गई है, आर्टिकल 368 में दी गई है, अगर इसके तहत संसद कोई भी कानून बनाती है तो ऐसे कानून आर्टिकल 13 के तहत ये इस भाग का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 में कहा गया है और इसमें बोला गया है कि आर्टिकल 13 की कोई बात आर्टिकल 368 के तहत जो भी संशोधन किए जाएंगे उसमें ये आर्टिकल उसको रोकेगा नहीं, इससे असंगत नहीं माना जाएगा, क्योंकि 368 में पहले ही कहा गया है कि ये जो आर्टिकल है हमारे जो संवैधानिक ढांचा है, मौलिक ढांचा है संविधान का, उसको रोकेगा नहीं या उसको ख़त्म नहीं करेगा। तो अब जो भी विधियां बनेंगी इसके तहत वो इस पार्ट को अलग करके बनेंगी। मतलब इस पार्ट में जो भी दे रखा है पार्ट 3 में जो भी चीज़ें दे रखी हैं उन चीज़ों को छेड़े बिना ये आर्टिकल दूसरी चीज़ों में संशोधन कर सकता है या कोई विधि बना सकता है, लेकिन इसको नहीं छेड़ा जाएगा। ये संविधान में कहा गया है, हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि ये संविधान का मौलिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये इसको नहीं छेड़ा जाएगा। अगर इसको छेड़खानी की जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इसकी समीक्षा कर सकता है उसको निरस्त कर सकता है। तो ये कहा गया है आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में। मैं दोबारा से बता देता हूं, इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 में जो भी चीजें संशोधन की जाएंगी, अनुच्छेद 368 के अनुसार, अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन के अधिकार की बात करता है। संशोधन का जो अधिकार मिलता है संसद को 368 के द्वारा मिलता है। तो जो भी इसके द्वारा संशोधन किया जाएगा हमारे संविधान में, इसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 13 की कोई भी बात इसके द्वारा संशोधन किए जाने वाली कोई भी विधि के विरुद्ध नहीं मानी जाएगी। ये एक अलग मामला है। तो ये था हमारा आर्टिकल 13, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।